मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, पुस्तक का नाम था द आइडियोलॉजी दैट चेंज्ड द वर्ल्ड। इस पुस्तक के अंदर 3 ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताया गया है, 3 ऐसे व्यक्तियों को प्रमुख रूप से रेखांकित किया गया है, जिनकी विचारधारा ने संपूर्ण विश्व के विचारों में क्रांति लाई, उथल-पुथल मचाया। ये जो 3 व्यक्ति हैं, इनमें पहले का जो नाम है, वो है सिगमंड फ्रॉइड, दूसरा जो व्यक्ति है, उसका नाम है चार्ल्स डार्विन और तीसरे जो व्यक्ति हैं, वो हैं कार्ल मार्क्स। कहते हैं कि इन तीनों के विचारों ने जिस तरीके से विश्व के अंदर एक नई अवधारणा को, एक नई विचारधारा को जन्म दिया, उसने विश्व के सभी विचारों, सभी मान्यताओं को लगभग-लगभग खारिज ही कर दिया था। आज जब रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना जैसे व्यक्ति का मुद्दा इंटरनेट पर खूब धूम मचा रहा है, जिनके व्यूज़ लाखों की संख्या में जा रहे हैं, लोग उसे पसंद कर रहे हैं। अब वो पसंद गाली के रूप में कर रहे हैं या समर्थन के रूप में, ये तो वो लोग ही बता पाएँगे। लेकिन जिस तरह से इन लोगों का क्रेज़ यूट्यूब पर धूम मचा रहा है, तो इन विचारकों में से फ्रॉइड की बात करना ज़रूरी हो जाता है। वैसे मैंने पूर्व में भी फ्रॉइड पर एक पूरा वीडियो बना रखा है, लेकिन अभी फ्रॉइड इसलिए प्रामाणिक हो जाते हैं कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जिस समाज का निर्माण कर रहे हैं, जिस समाज की ओर बढ़ रहे हैं, वो समाज एक नैतिक मूल्यों से भरा हुआ समाज है या नैतिक मूल्य विहीन समाज है। एक शो है इंडियाज़ गॉट टैलेंट, जिसके फाउंडर, जिसके संस्थापक समय रैना को माना जाता है, जो कि डार्क कॉमेडी को करने के लिए जाने जाते हैं। डार्क कॉमेडी का संदर्भ उस कॉमेडी से होता है, जहाँ पर कोई मॉरल साइंस नहीं होता, जहाँ कोई लॉजिक नहीं होता, जहाँ केवल दूसरों का अपमान करके, गाली-गलौज करके कॉमेडी की जाती है। उस प्रकार की कॉमेडी को हम डार्क कॉमेडी की संज्ञा देते हैं। और समय रैना फिलहाल में इसके प्रवर्तक माने गए हैं, ये जो इंडिया गॉट टैलेंट है उसमें। उसमें वो कुछ जजेस को भी बुलाते हैं, उनमें से एक व्यक्ति है, उसका नाम है रणबीर अलाहाबादिया। उस व्यक्ति ने आकर के जिस तरह का बयान, जिस तरह का मज़ाक वहाँ एक प्रतिभागी के साथ किया, कंटेस्टेंट के साथ किया, वो किसी भी स्थिति में उचित नहीं माना जा सकता है। भारत के संदर्भ में तो बिल्कुल भी नहीं, जहाँ पर माता-पिता को लेकर के इतनी अभद्र टिप्पणियाँ की जाती हो। मैं टिप्पणी यहाँ पे कर रहा हूँ उचित नहीं समझता। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इतने प्रबुद्ध होंगे कि उन्हें पता होगा कि वो उन्होंने कौन-सी टिप्पणी की और मैं किस टिप्पणी की बात कर रहा हूँ। और ऐसे वीडियोज़ तो यूट्यूब पर भरे पड़े हैं। मैं यहाँ पर इस प्रसंग के माध्यम से एक तो फ्रॉइड की बात करना चाहता हूँ और दूसरा भारतीय संस्कृति की। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो भारत है, वो किस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है फिलहाल तो। मैं जो पहली बात कर रहा हूँ, वो मैं फ्रॉइड की बात कर रहा हूँ, जो कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कही। फ्रॉइड को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी बात ये है कि हमें ये जानना होगा कि फ्रॉइड है कौन? फ्रॉइड 18वीं शताब्दी का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक था, जिसने मनोविज्ञान के क्षेत्र में एकदम क्रांति ला दी थी। जब पूरी दुनिया कह रही थी कि हमारे मन का केवल एक हिस्सा होता है, जिसको हम चेतन मन कहते हैं, फ्रॉइड ने इस अवधारणा को तोड़ा और कहा नहीं, हमारे मन के 3 हिस्से होते हैं, चेतन, अवचेतन और अचेतन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। इन 3 भागों में हमारा मन बँटा हुआ है और इसीलिए फ्रॉइड को अचेतन की खोज करने वाला भी माना जाता है, द फादर ऑफ अनकॉन्शियस, क्योंकि उसने अचेतन की खोज की। एक ऐसे मन के पर्दे को हटाया जो अचेतन मन है। फ्रॉइड कहता है कि ये जो अचेतन मन है, इस मन के अंदर वे विचार भरे होते हैं, जो विचार हम किसी के सामने प्रकट भी नहीं कर सकते हैं। वो अपनी प्रकृति में इतने गंदे विचार होते हैं, इतने अनैतिक विचार होते हैं कि हम अपने दोस्तों को, हम अपने कलीग्स को, हम अपने किसी भी व्यक्ति को जो जिन्हें हम अपना मानते हैं, उस तरह के विचार नहीं बता सकते। वो इतनी प्रकृति में विभत्स विचार होते हैं और ऐसे विचारों को हम क्या करते हैं, दबाते हैं। और जब दबाते हैं तो वो विचार खत्म नहीं होते, बल्कि वो जाकर के अनकॉन्शियस में स्टोर हो जाते हैं। इसीलिए अनकॉन्शियस माइंड को हम दमित इच्छाओं के भंडार भी कहते हैं, स्टोर हाउस ऑफ रिप्रेस्ड डिजायर्स। वो वहाँ पे वैसे विचार होते हैं, वैसे दमित विचार होते हैं, जिन्हें कहना या जिसके बारे में सोचना स्वयं
के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देना होता है। इसी क्रम में फ्रॉइड एक सिद्धांत देते हैं और उस सिद्धांत को कहते हैं लिबिडो। लिबिडो का अगर मैं अंग्रेजी का मतलब मैं बताऊँ तो इसका मतलब है प्लीज़र प्रिंसिपल, और अगर हिंदी में जाऊँ तो इसका मतलब है काम इच्छा, काम की इच्छा। और यहाँ पर जब हम काम की इच्छा कहते हैं, तो बाद में तो फ्रॉइड ने इसका अनुवाद यही किया था प्लीज़र प्रिंसिपल कि सुख की इच्छा की बात की जा रही है। लेकिन वास्तविकता में लिबिडो का मतलब होता है आपके अंदर की जो सेक्सुअली इंटेंशंस होते हैं, सेक्सुअली डिज़ायर्स होते हैं, उसकी बात की जा रही है, काम इच्छा, काम की इच्छा। और फ्रॉइड कहते हैं कि यह काम का इच्छा का संदर्भ केवल एक स्त्री और एक पुरुष के संदर्भ में नहीं है। यहाँ पर कामेच्छा का संबंध है एक पुत्र का अपने माँ के प्रति सेक्सुअली डिजायर्स और एक पुत्री का अपने पिता के प्रति सेक्सुअली डिजायर्स, कामेच्छा। और इसी को फ्रॉइड 2 भागों में तोड़ के बताते हैं। एक को कहते हैं वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और एक को कहते हैं एडिपस कॉम्प्लेक्स। ये 2 विचार होते हैं और ये बहुत मज़े की बात है कैसे विचार प्रत्येक व्यक्ति के मन में होते हैं, भले वो उसे प्रदर्शित करे अथवा ना करे। हालाँकि बाद में चल कर के फ्रॉइड इसका खुद विरोध करते हैं। इसके आधार पर उनके जो शिष्य थे, उनमें कि एक तो एडलर थे और दूसरा कार्ल गुस्ताव युंग थे। उन दोनों ने इस आधार पर फ्रॉइड से अपना संबंध भी तोड़ लिया था। वो फ्रॉइड के स्टूडेंट थे, शिष्य थे, चेले थे और बाद में चल कर के फ्रॉइड से वो इस कारण से दूर हो गए कि उन्होंने कामेच्छा को एक केवल सेक्स से जोड़ करके देखा। जबकि कामेच्छा का मतलब केवल सेक्स नहीं होता बल्कि सुख की इच्छा होती है, जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होती है, सुख की इच्छा कि मुझे सुख मिले। इस आधार पर युंग फ्रॉइड से बहुत अलग हो गए थे। उन्होंने अपना एक अलग सोसाइटी की फिर स्थापना करी बाद में चल करके। लेकिन फ्रॉइड जो है इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स और एडिपस कॉम्प्लेक्स के माध्यम से जब तक वो जीवित थे तब तक यही मान करके चले कि एक पुत्र का अपने माँ के प्रति प्रेम, जिसको हम एडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और एक पुत्री का अपने पिता के प्रति प्रेम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और यहाँ प्रेम का अर्थ मैंने आपको बताया कि ये प्रेम वो वाला प्रेम नहीं है, भावनात्मक प्रेम नहीं है, सेक्सुअली डिजायर्स की बात यहाँ पर हो रही है। हालांकि समय के साथ फिर फ्रॉइड इसका व्याख्या करते जाते हैं अपने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के अंतर्गत कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो किस प्रकार से फिर उनका कुछ स्टेज 5 स्टेजेज में उन्होंने वर्णन किया कि कैसे फिर बच्चे के मन से इस तरह की अवधारणा खत्म होती है। जब समाज आता है, जब परिवार आता है, जब शिक्षक आता है और वो सब मिल करके जब एक बच्चे का ईगो डेवलपमेंट करते हैं, उसके अंदर मूल्यों का विकास करते हैं, तो वो भावना जो है, जो कि एक पैशाचिक भावना है, वो खत्म होती चली जाती है और जो मॉरल्स वाली भावना है, जो वैल्यूज़ की भावना है, वो विकसित होती चली जाती है। और इसीलिए प्रत्येक समाजों ने इस तरह के विचारों पर, इस तरह की चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया है। रणवीर अलाहाबादिया ने जो बात कही, वो बात एक साइकोलॉजिकल के हिसाब से, साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से कितनी ही सही क्यों ना हो, पर वो नैतिक रूप से हमेशा गलत है। क्योंकि मनोविज्ञान एक विज्ञान है, साइंस एक तथ्य है, वो आपको तथ्य बताता है। और वैल्यूज़ जो आपके जीवन में आएँगे, वो तथ्यों से नहीं आएँगे, वो मॉरलिटी से आएँगे। व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड के डिफरेंस से आप जानेंगे कि जीवन क्या है। और इसीलिए बाद में चल कर के फ्रॉइड का, चार्ल्स डार्विन का, कार्ल मार्क्स का, इन सब का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। इन लोगों के ऊपर बहुत सारे टिप्पणियाँ, कमेंट्री की गई जहाँ पे इनके सभी बातों का खंडन किया गया। तो रणवीर इलाहाबादी को सबसे पहले ये सीखना चाहिए कि ये विचार एक फ्रॉइड जहाँ से बैठ कर के ये सारी बातें लिख रहा था, वो जर्मनी से बैठ कर के लिख रहा था और जर्मनी इस चीज़ में ज़्यादा खुला विचारों का समर्थक है, वो ज़्यादा ओपन है। वहाँ पे सेक्स कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, तो भारतीय संस्कृति में जो सेक्स है, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो कोई फैक्ट नहीं है। वो केवल 2 व्यक्ति के शरीरों के मिलन की बात नहीं है, बल्कि वो एक संस्कार है, वो इम्प्रेशन है। 16 संस्कार हैं हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर। उनमें से जो एक सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है, वो विवाह संस्कार है, जिसको हम संस्कार मानते हैं। इस्लाम के अंदर उसे संविदा माना जाता है, कॉन्ट्रैक्ट है वो। कि जब विवाह होगा इस्लाम के अंदर, तो लड़का और लड़की के बीच में साइन होगा कि लड़का कुछ अपने शर्त रखेगा, लड़की कुछ शर्त रखेगी और इस आधार पे फिर वो विवाह होगा। और जिस तरह से अभी समाज बन रहा है, हिंदू समाज जिस तरीके से बन रहा है, उसमें अभी प्रेनप्स नाम की कुछ कॉन्ट्रैक्ट की बात अब चलने लग गई है कि भाई शादी से पहले भी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो ये भारतीय संस्कृति का पतन है या उत्थान है, ये आप तय करेंगे। क्योंकि जो विवाह एक संस्कार था, आज वो कॉन्ट्रैक्ट बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो इसमें किसका योगदान है, ये आपको सोचना पड़ेगा। इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है, वो आप सबको सोचना पड़ेगा, मिल कर के सोचना पड़ेगा। आज वकील कहते हैं कि प्रीनप्स जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है और आज के वक़्त में तो बिल्कुल ज़रूरी है, जहाँ पर एलिमनी के नाम पर या अन्य चीज़ों के नाम पर जो है, पुरुषों से पैसे लूटने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए प्रीनप पहले करके रख लो।
प्रेनअप एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक प्रकार का संविदा होती है जो विवाह से पहले की जाती है लड़का और लड़की के बीच में। जिसमें लड़का के द्वारा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कुछ सेवा और शर्तें होती हैं और फिर लड़की की तरफ से भी कुछ सेवा और शर्तें होती हैं। तो जो विवाह एक संस्कार होना चाहिए था उसे हमने संविदा बना के रखा है। और एक और संस्कार है जो हमारे 16 संस्कारों का हिस्सा है। मैं विस्तार से सबकी चर्चा तो अभी नहीं करूँगा, कभी किसी एक अलग से वीडियो बना करके डाल दूँगा सभी संस्कारों के बारे में। नामकरण संस्कार है, वेदारंभ संस्कार है, बहुत सारे संस्कार हैं 16 संस्कारों में से। लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है वह है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में क्या होता है कि आपको खास करके ब्राह्मणों में तो होता ही है, पता नहीं और भी जातियों में होता होगा या नहीं होता होगा। लेकिन ब्राह्मणों में तो होता है कि एक जन्म एक धागा होता है जो 3 छोटे-छोटे, पतली-पतली धागों से मिलकर के बना होता है, वो आपके गले में, आपके कंधे पे लगाया जाता है, उसको बाँध दिया जाता है पूरे शरीर में। उसको जनेऊ कहते हैं हम। और बाँध करके आपको भारतीय संस्कृति के मतलब भारतीय संस्कृति के मायने समझाए जाते हैं। उन धागों का कुछ मतलब होता है। वो जो 3 धागे होते हैं, वो केवल एक धागे नहीं होते हैं। उन 3 धागों के कुछ मतलब हैं। वो 3 धागे हमें या किसी भी ब्राह्मणों को इसलिए दिया जाता है या किसी भी उच्च जाति के लोगों में इसलिए उन्हें पहनाया जाता है, ताकि उन्हें अपने ऋण याद रहें। भारतीय संस्कृति के अंदर 3 प्रकार के ऋण माने गए हैं। एक है देव ऋण, एक है गुरु ऋण, एक है पितृ ऋण। 3 प्रकार के उधार हैं, कर्ज हैं, जो कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वो लेकर के आता है। और जब उपनयन संस्कार होता है तो उस माध्यम से हमें याद दिलाया जाता है कि बेटा ये 3 ऋण हैं, इसको तुम लेकर के आए हो और इसे उतार करके ही तुम्हें यहाँ से जाना होगा, इस धरती को छोड़ना होगा। पहला जो ऋण है, वो है देव ऋण, क्योंकि देवताओं ने तुम्हें जन्म दिया है। माध्यम भले तुम्हारे माता-पिता हैं, लेकिन जो शक्ति जिस शक्ति से तुम पैदा हुए हो, उस शक्ति को हम अदृश्य शक्ति कहें या देव शक्ति कहें या भगवान कह दें, ईश्वर कह दें, जो भी कहना है आप कह दो, आपकी इच्छा है। और कोई शक्ति है, जिसने गर्भ में उस बच्चे के अंदर चेतना की उत्पत्ति की है, तो उसको हम देवता कह देते हैं। तो बेटा देव ऋण है, क्योंकि उसने तुम्हें जन्म दिया है। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस समाज के लिए, क्योंकि समाज के जितने भी व्यक्ति हैं उस देवता की संतानें हैं, इसलिए समाज के प्रति तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि समाज को तुम कुछ बेहतर दे करके जाओ, समाज के लिए कुछ अच्छा करके जाओ। सिर्फ अपने लिए मत सोचो, अपने स्वार्थ के लिए मत सोचो कि मुझे कुछ पैसे मिल जाएँ या कुछ डिग्री मिल जाए या कुछ पावर या शक्तियाँ मिल जाए तो मैं अपने आप को बहुत ताकतवर बना लूँ और जो दूसरे कमज़ोर लोग हैं, वंचित लोग हैं, उसको हम दबा दें, ऐसा मत सोचो। तो देवता ने तुम्हें जब इस धरती पे तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हारी उत्पत्ति की है, तो उन्होंने तुम्हें कुछ दायित्व भी दिए हैं, कुछ ज़िम्मेदारी भी दी है कि तुम्हें समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति कुछ करो, उनके लिए कुछ बेहतर करो, उनके उत्थान के लिए कुछ प्रयास करो। अगर तुम समाज में किसी भी व्यक्ति के उत्थान का कारण बन जाते हो, तो तुमने देव ऋण उतार दिया। दूसरा होता है गुरु ऋण। जब इस दुनिया में आते हो तो तुम्हारे पास बुद्धि नहीं होती, एकदम जानवर की तरह आते हो। जानवरों में और तुम में कोई फ़र्क नहीं है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज़ें हैं, वो जानवरों में भी पाई जाती है और वही चीज़ 4 मनुष्यों में भी पाई जाती है। तो तुम में और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है। तुम भी जानवर ही हो, तुम भी एनिमल ही हो। लेकिन तुम्हें गुरु जो है तुम्हारे अंदर वैल्यूज़ भरता है, मूल्यों का विकास करता है। ये बात फ्रॉइड कह रहा था, ईगो डेवलपमेंट में जाकर के, कि तुम जब पैदा होगे, बायोलॉजिकली तरीके से तुम तो जानवर होगे, लेकिन जब तुम बड़े होगे, तब तुम्हारे अंदर वैल्यूज़ का विकास करेगा कौन? तुम्हारा परिवार, समाज, टीचर। यही बात हमारी संस्कृति कह रही है। जो बात 1856 में फ्रॉइड लिख रहा है, वो बात ऋग्वेद और मनुस्मृति में बहुत पहले कही जा चुकी है। ये समझने की चीज़ है। और हम भाग रहे हैं इधर-उधर, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को पढ़े बिना ही। तो मैं बात कर रहा था कि पितृ ऋण की, सॉरी गुरु ऋण की। तो गुरु ने तुम्हारे अंदर मूल्यों का विकास किया है, इसलिए तुम्हारा दायित्व बनता है कि तुम अपने जीवन में बहुत सफल व्यक्ति बन जाओ और उस सफलता के माध्यम से अपने गुरु का ऋण उतार दो। कि गुरु ने जो तुम्हें शिक्षा दी है, जो तुम्हारे अंदर मूल्य भरे हैं, उस मूल्य के माध्यम से अगर तुम लोगों के लिए कुछ बेहतर कर दोगे, तो समझो वो गुरु के लिए तुमने कर दिया, तो तुमने गुरु ऋण उतार दिया। और तीसरा जो ऋण है, उसको हम कहते हैं पितृ ऋण। क्योंकि इस दुनिया में देवता ने भले तुम्हें भेजा हो, पर वो जो माध्यम है, वो जो जीवनी शक्ति है, वो तुम्हारे पिता के माध्यम से तुम्हारे पास आई है। तो पिता के प्रति ऋण है कि पिता ने जो तुम्हारा पालन-पोषण किया है, तुम्हें से योग्य बनाया है कि तुम समाज के लिए, तुम गुरु के लिए कुछ कर पाओ। तो जब समाज के अंदर तुम अपने पिता का नाम ऊँचा कर दोगे, ऐसा कुछ कर दो कि अच्छी चीज़ों में, बुरी चीज़ों में नहीं, अच्छी चीज़ों में अगर तुम अपने पिता का नाम रोशन कर दोगे। अब नाम 2 तरीके से होता है, एक नाम करके, एक बदनाम करके। अब बदनाम करके करोगे तो सब जानेंगे, लेकिन गाली पड़ेगी। और नाम करोगे तो कहेगा, अरे! ये फलना व्यक्ति का पिता है। तुम्हारे नाम से तुम्हारे पिता को जाना जाएगा, नाम करके।
तो तुमने अपने पिता का ऋण उतार दिया। और भारतीय संस्कृति में जो माता है, उसका कर्ज कभी उतारा ही नहीं जा सकता है, मातृ ऋण का। वो जो 9 महीने तुम्हें पेट में रखती है, उसका कोई कर्ज ही नहीं। जीवन भर भी तुम कुछ भी उनके लिए कर लोगे, वो कर्ज से तुम मुक्त हो ही नहीं सकते हो। इसीलिए हमारे भारतीय संस्कृति में मातृ ऋण की बात नहीं की गई है। कितनी बेमिसाल है हमारी संस्कृति। और यहाँ बैठ कर के चंद लफंगे, घटिया, हरामखोर लोग कहते हैं तुम अपने माँ-बाप को सेक्स करते हुए देखे हो, और अगर देखे हो तो फिर जॉइन करोगे क्या? तो साले कमीनों, क्या बोलूँ मैं, गुस्सा आता है मेरे को कि तुम जो बड़े-बड़े पॉडकास्ट करते हो, लंबे-लंबे भाषण देते हो, तो अनकॉन्शियस लेवल पे जो बातें होती हैं ना, रिप्रेस्ड डिज़ायर है तुम्हारे अंदर की, उसको कॉन्शियस लेवल पे मत लाओ। और ला भी रहे हो तो अपने परिवार और समाज तक उस बात को रखो। सब तुम्हारे ऐसा गंदगी में पले-बढ़े लोग नहीं हैं, ठीक है? इस बात को समझो। और ऐसे लोगों को तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि बहिष्कार किया जाना चाहिए ऐसे लोगों का, जो इतने गंदी सोच के व्यक्ति हैं। जहाँ माता को भगवान का दर्जा दिया जाता है, जहाँ पिता को, अभी वो आईआईटी वाला बाबा, जब ये साले लोग ऐसे कहेंगे कि जो है माता-पिता क्या है? तुम तो भगवान की संतान हो। अरे भगवान की संतान हो, वो तो सत्य है, तुम ठीक कह रहे हो भाई। लेकिन माध्यम कौन है? इसको तुम ऐसे समझो कि माता-पिता जो है वो तीर हैं, भगवान धनुष है, और जो चला है तीर के रूप में और लक्ष्य तक पहुँचा है वो तुम हो। भगवान तो धनुष है, पर अगर तीर ही ना हो तो धनुष का क्या कार्य रहेगा? तो माता-पिता तुम्हारा माध्यम है, उस माध्यम के बिना तुम्हारी उत्पत्ति संभव नहीं है। तुम कहते हो उन्होंने क्या किया है? उनका क्या योगदान है? मेरा सोच नैरो है। सोच नैरो नहीं है। मेरे लिए भगवान प्रत्यक्षता मेरे माता-पिता ही हैं, क्योंकि हमने उन्हें ही देखा है। मेरे सामने ईश्वर नहीं है, वो अदृश्य सत्ता नहीं है, हम उसे मान सकते हैं पर उसे प्रेम नहीं कर सकते। उसके साथ अपने भावनाओं, अपने दुखों को व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो व्यक्त रूप में है ही नहीं, अगर है तो। और जो व्यक्त रूप में है उसे हम ईश्वर नहीं कह सकते। इसलिए कहते हैं जो जानते हैं वो बताते नहीं, और जो बताते हैं वो जानते नहीं। इस बात को समझो।